हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी भी उसे बोलते हैं, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इस टॉपिक से रिलेटेड दो छोटा छोटा टर्म हम लोग को अभी और भी सीखना है, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को समझने से पहले जो पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया गया है, रेसिस्टेंस है ना, रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, ठीक है, इस सब को एक बार आप देख लीजिए, है ना। अभी हम यहाँ पर सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी समझेंगे, और अगर मोलर कंडक्टिविटी समझ लेंगे तो उसी प्रकार से हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी है। बस मोलर कंडक्टिविटी में मोलरिटी का इस्तेमाल होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में नॉर्मेलिटी का इस्तेमाल होगा। बस बाकी सारी प्रक्रिया जो है उसी तरह है। तो एक समझाएंगे उसका पूरा डेरिवेशन, दूसरा उसी पर बेस्ड हम लोग आसानी से समझ लेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले ये समझिए कि मोलर कंडक्टिविटी होता क्या चीज़ है, किसे कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग मोलर कंडक्टेंस भी कहते हैं, मोलर कंडक्टेंस। और इसको दर्शाते कैसे वो समझो, इस तरह का सिंबल देते हैं, इसको कैट पढ़ते हैं, कैट, इसको लैम्डा भी पढ़ा जाता है, लैम्डा। ठीक है, वैसे हम लैम्डा इसको भी पढ़ते हैं, लेकिन इसका काम हमें आगे पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर इसको लैम्डा ही किसी किसी बुक में हम लोग लिखते हैं, देखते हैं लिखा हुआ रहता है, इसको लैम्डा एम या कैट एम, कैट एम कर सकते हैं इसको, जैसे ना वेक्टर के ऊपर कैप देते हैं, तो कैट एम या लैम्डा एम। ठीक है, यही यहाँ सिंबल लिखा हुआ है, कैट एम या लैम्डा एम। तो मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस को कैपिटल या लैम्डा एम से हम लोग दर्शाते हैं। क्लियर है? अब समझिए कि पीछे हम लोग कंडक्टिविटी पढ़े थे, याद होगा आपको शायद, कंडक्टिविटी को कप्पा से दर्शाते हैं। कंडक्टिविटी को किससे दर्शाया जाता है? कप्पा से। और कप्पा इक्वल टू क्या होता है ना, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये कहलाता है कप्पा। इसको आप ऐसे समझिए कि जो भी आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन तैयार करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मतलब कि सॉल्यूशन तैयार किए हैं, उसमें हम जो सॉल्यूट डाले हैं वो इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब जो आयंस में डिसोसिएट कर जाता है। आ रही है बात समझ में? तो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने तैयार किया, उसका 1 ml लेना है, 1 ml यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। तो उस 1 ml में कुछ ना कुछ तो आयंस होगा उपस्थित, और हम जानते हैं आयंस जो है चार्ज कैरी करता है। ठीक है, तो 1 ml में जितना आयंस होगा, उस आयंस के द्वारा जो करंट कैरी किया जाएगा, चार्ज कैरी किया जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कप्पा। ठीक है, आगे बात समझ, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी में कई एक तरह से कंडीशन लगा हुआ है कि 1 ml याद रखना है, 1 ml सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा, यानी 1 ml सॉल्यूशन में जो आयंस उपस्थित है, वो जो चार्ज कैरी करेगा, वो जो करंट कैरी करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आ रही बात समझ में? अब मोलर कंडक्टिविटी हम लोग समझते हैं क्या होता है सर। ठीक है, एक्चुअली मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग बहुत आसानी से शॉर्ट में समझ सकते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने तैयार किया, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट आप डाले हैं, 1 मोल डाला है। कितना डाला है? 1 मोल, यानी उसके मोलर मास के बराबर। ठीक है, अब उसका वॉल्यूम हमको नहीं पता, कुछ होगा V ml या V सेंटीमीटर क्यूब। नहीं समझे बात को? जैसे जो इलेक्ट्रोलाइट हम डाले हैं, तो किसी न किसी वॉल्यूम को तो तैयार किए होंगे, उसका कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा। 1 मोल जो हम इलेक्ट्रोलाइट डाले हैं, कितना वॉल्यूम है? उसी वॉल्यूम को हम V ml या V सेंटीमीटर क्यूब मान लेते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो जितना भी वॉल्यूम हो, V ml उसको हम कंसीडर कर लेते हैं। उससे नहीं मतलब है कितना वॉल्यूम है, हमको 1 मोल ही डालना है। ठीक है, अब 1 मोल डाले, उससे जो आयंस प्रोड्यूस हुआ होगा, ठीक है, 1 मोल सॉल्यूशन हम जितने वॉल्यूम में डालेंगे, उससे जितना आयंस प्रोड्यूस होगा, उस पूरे का जो कंडक्टेंस होगा, उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में पता चला
कंडक्टिविटी में हम 1 ml सोल्यूशन ले लेते हैं, वहाँ सोल्यूशन पता है 1 ml, उसमें आयंस जो उपस्थित है उसका जो कंडक्टेंस होगा, यानी 1 ml सोल्यूशन का कंडक्टेंस कंडक्टिविटी कहलाता है। और जब हम वही 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे VmL सोल्यूशन में, तो VmL सोल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डालने से जो आयंस प्रोड्यूस होगा उसका जो कंडक्टेंस होगा उसको बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर है? अब समझिए इस चीज को कि जो वॉल्यूम हम लेंगे VmL, उसको करना क्या है समझो। उसको करना ये है, इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पर हम एक तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रोड बना देते हैं। देखो अभी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में, है ना? देखो ठीक है। अब समझिए यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, एक इलेक्ट्रोड यहाँ बना के देखो, एक प्लेट हमारा इलेक्ट्रोड ये है जिसको हम डार्क कर देते हैं, ठीक है, और एक प्लेट हमारा ये है, ठीक है। इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये, इसको हम 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, ये जो एरिया होगा इलेक्ट्रोड का, कुछ ना कुछ तो होगा, A सेंटीमीटर स्क्वायर मान लेते हैं, A सेंटीमीटर स्क्वायर दिख रहा है आप लोग को साफ साफ, ठीक है। तो इसी को हम कनेक्ट कर देते हैं वायर से, है ना, इसको हम लोग वायर से कनेक्ट कर देते हैं। तो 2 यहाँ मेटल का प्लेट है, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा, उसी वॉल्यूम को हम V सेंटीमीटर क्यूब या VmL मान लेते हैं, है ना। और इसमें क्या करना है? कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसमें क्या किए हैं? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट घुला हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम हमको नहीं पता, V हम मान लेते हैं, V है, V सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। अब ये बात समझ में, यानी इस कंटेनर का कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा। अभी सब उसको कंटेनर मान रहे हैं ना। ये दोनों जो रॉ प्लेट है, जो 2 प्लेट लिया गया है, उसके बीच का डिस्टेंस हम 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और एरिया जो है इतना होगा कि जो भी वॉल्यूम में आपने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाला है, वो सारा वॉल्यूम जो है इसी एरिया में कंटेंट होना चाहिए। और ये बात समझ में, ये कौन सा वॉल्यूम है? एक वैसा वॉल्यूम V सेंटीमीटर क्यूब या VmL जिस वॉल्यूम में हमने इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल मिला रखा है। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जिस वॉल्यूम में हमने ऐड किया है, उस वॉल्यूम को हम क्या करना है? इलेक्ट्रोड के बीच में रखना है, उसी वॉल्यूम को सेम, ठीक है। तो लेकिन उसके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, और एरिया जितना बड़ा बनाना चाहते हैं, एरिया जो होगा इलेक्ट्रोड का इतना बड़ा कर देना है कि उसके बीच सारा सोल्यूशन आ जाना चाहिए। कौन सा सोल्यूशन? कौन सा सोल्यूशन? कौन सा वॉल्यूम सोल्यूशन का? जिसमें हमने 1 मोल मिला रखा है इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया हमने? उसी वॉल्यूम को ऐड कर दिया जिस वॉल्यूम में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हमने मिला रखा था, जिसका वॉल्यूम हम 20 सेंटीमीटर क्यूब मान लेते हैं, जिसको इसके बीच में रखा गया है 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में, जिसके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, और सारा का सारा वॉल्यूम जो है इसी के बीच में रखा हुआ है, ठीक है। और ये बस तो इसमें तो आयंस प्रोड्यूस हुआ होगा, देख रहा है, उसको वायर से कनेक्ट कर दिए। तो जो भी कंडक्टेंस यहाँ हम स्टडी करेंगे, रीड करेंगे, वही क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। अब देखिए जो भी समझाए हैं वही चीज यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ है। पूरा जो भी समझाया गया है उसको कहाँ डेफिनेशन में लिख दिए। तो एक तो यहाँ बड़ा सा डेफिनेशन आपको दिख रहा है, और करके मैंने इसी का शॉर्ट में भी डेफिनेशन लिख दिया है। एक्चुअल डेफिनेशन ये है, लेकिन हम समझने के लिए इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जरा इसको समझिए, क्या है यहाँ पर लिखा, पढ़ो। The conductance of all ions produced from 1 mole of electrolyte dissolved in V centimeter cube of solution। साफ साफ दिख रहा है आपको क्या लिखा हुआ है? The conductance of all ions produced, जितना भी आयंस प्रोड्यूस्ड हुआ होगा, और वो आयंस जो चार्ज कैरी कर रहा होगा उसी को हम कंडक्टेंस बोलते हैं। और आयंस की संख्या जितनी अधिक होगी कंडक्टेंस उतना अधिक होगा,
सीधी सी बात है ना। तो द कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड, जितना भी आयंस प्रोड्यूस्ड हुआ है, उस सभी आयंस का जो कंडक्टेंस होगा, चार्ज कैरिंग होगा, द कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड इन 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। साफ साफ दिख रहा है कि 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल मिलाने से जितना आयन प्रोड्यूस हुआ, उसका कंडक्टेंस क्या कहलाता है? मोलर कंडक्टिविटी। अब इसके आगे जो लिखा हुआ है कंडीशन है, पढ़ो। व्हेन द इलेक्ट्रोड्स आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट, जो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करेंगे उसके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, एंड द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इज सो लार्ज, यानी उस इलेक्ट्रोड का एरिया इतना बड़ा होना चाहिए दैट द होल ऑफ द सॉल्यूशन इज कंटेन्ड बिटवीन देम, यानी पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है उस इलेक्ट्रोड के बीच में रखा जा सके। बस आ रही है बात समझ में? इसी को देखिए यहाँ लिख सकते हैं शॉर्ट में, द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। एक लाइन, द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम कितना है नहीं मालूम, कुछ भी वॉल्यूम होगा उसको VmL या 20 सेंटीमीटर क्यों कहेंगे, यानी जिस वॉल्यूम में आपने मिला रखा है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को, उसका जो कंडक्टेंस होगा उसी को क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस। इसको कैप एम या फिर इसको बोल सकते हैं लैम्डा एम से दर्शाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब आइए देखें कि अगर हमको समझो कि कंडक्टिविटी क्या है, 1 ml का जो कंडक्टेंस होगा उसको कंडक्टिविटी कहते हैं। तो जो हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट मिलाए हैं VmL सॉल्यूशन में, तो 1 ml का अगर हमको पता है तो उसको VmL से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगा हमारा। नहीं समझे बात को? देखो 1 ml का जो कंडक्टेंस है वो हमको पता है, उसको कंडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। तो VmL का जो कंडक्टेंस निकाल लेंगे, VmL का कंडक्टेंस, आ रही बात समझ में? तो क्या करेंगे? VmL का कंडक्टेंस 1 ml का कंडक्टेंस इंटू VmL। नहीं बात समझ में आया? समझो यहाँ पर देखो, थोड़ा सा ब्रेन लगाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं अपने से ब्रेन लगाइएगा, नहीं ब्रेन दोहराइएगा तो फिर नहीं होगा, फिर मुश्किल हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है। कुछ सोचिए, 1 ml में जो आयंस होगा उसके कंडक्टेंस को हमने क्या कहा? कंडक्टिविटी, ठीक है। अगर मेरे पास 20 ml है, मान लो 20 ml में हमने 1 मोल मिला रखा है, तो 1 ml का अगर हमको कंडक्टेंस पता हो, अगर उसको 20 ml से मल्टीप्लाई कर दे तो 20 ml का कंडक्टेंस निकल गया। और उस 20 ml में हमने क्या कर रखा था? 1 मोल मिला रखा था। तो क्या किए? 1 ml के कंडक्टेंस को हमने VmL से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसमें 1 मोल मिला रखे थे, तो पूरे का मोलर कंडक्टिविटी फाइंड हो जाएगा। सिंपल तो आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलिए तो इसको समझिए ध्यान से। यहाँ पर इसको और यहाँ पे इलेबोरेट करके थोड़ा सा समझाते हैं इसको, है ना। चलो देखो इसको समझो। तो मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टिविटी into volume of electrolytic solution containing 1 mole of electrolyte, ठीक है। ये हो गया, हमको मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे इसे। देखो तो कैपिन इक्वल टू कंडक्टिविटी को कप्पा से दर्शाते हैं इनटू VmL, ठीक है। कप्पा क्या है? 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस, 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस। और VmL क्या है? यहाँ VmL या 20 सेंटीमीटर क्यूब क्या है? एक वैसा वॉल्यूम यहाँ लेना है हमेशा जिसमें आपने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट मिला रखा है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट मिला रखा है,
ठीक है। अगर यहीं पर हम VML लिखेंगे, लेकिन इसमें अगर एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट मिलाए रहेंगे, वन इक्विवेलेंट, उसको हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहेंगे, उसको हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहेंगे। आइए अब उसका डिस्कस करेंगे। पहले मोलर कंडक्टिविटी समझ लेते हैं हम लोग। तो मोलर कंडक्टिविटी किसको कहा गया, पढ़ो। द कंडक्टेंस, यहाँ क्या है कंडक्टेंस, यहाँ क्या है कंडक्टेंस, 1 ml का कंडक्टेंस कंडक्टिविटी, VML का कंडक्टेंस मोलर कंडक्टिविटी, दैट्स इट। अगर हमको 1 ml का पता है, 1 ml का अगर हमें पता है कंडक्टेंस क्या होगा, तो अगर हमको 20 ml का निकालना तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 20 ml से मल्टीप्लाई कर दिए, और ये 20 ml वैसा वॉल्यूम था जिसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल मिला रखा था, 1 मोल, इसीलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। आपको ये याद रखनी है कि मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए कप्पा का वैल्यू अगर पता रहेगा तो इनटू वॉल्यूम जो यहाँ बैठाएंगे, कौन सा वॉल्यूम बैठाएंगे, कौन सा वॉल्यूम होगा, वैसा वॉल्यूम जिसमें 1 मोल हमने मिला रखा होगा। मान लो किसी क्वेश्चन में दे दिया हाफ मोल जो है 200 ml में है, हाफ मोल इलेक्ट्रोलाइट 200 ml में है, तो बताइए यहाँ पर कितना बैठाएंगे, हाफ मोल इलेक्ट्रोलाइट 200 ml में है, तो V की जगह पर कितना बैठाइएगा, 400 ml। कैसे पता चला, हाफ मोल ना 200 ml में है, 1 मोल कितना में होगा, 400 ml में, सीधी सी बात है। यहाँ पर हमको उस वॉल्यूम को पुट करना है जिस वॉल्यूम में 1 मोल हमने मिलाया होगा। कोई भी दिया रहेगा, मान लो दे दिया कहीं पर कि 300 ml में 6 मोल मिला हुआ है, 6 मोल है 300 ml में, तो 1 मोल कितना होगा, सोचो 6 मोल है 300 ml में, तो 1 मोल होगा 50 ml में, खुद मैथमेटिकली सोचो, है कि नहीं। 6 मोल इलेक्ट्रोलाइट जो है 300 ml में हमने मिला रखा है, 300 ml में 6 मोल, 1 मोल कितना मिलाया होगा, 50 ml में, यहाँ पर हम बैठाएंगे 50 ml, ना कि 300 ml, 300 ml नहीं बैठाना। 300 ml क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया रहेगा, मान लो 6 मोल खुला हुआ है, तो 6 मोल का ना वॉल्यूम है वो, हमको यहाँ 1 मोल का वॉल्यूम बैठाना है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो इसी 1 मोल के वॉल्यूम को जब हम कंडक्टिविटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी फाइंड हो जाता है। क्लियर है, इतनी बात समझ गए हम लोग। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ फॉर्मूला फाइंड करते हैं, फॉर्मूला निकालते हैं। क्लियर है, चलिए देखो, पहले अपने स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर फॉर्मूला की तरफ पढ़ेंगे। इतना का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर फॉर्मूला की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखो मिटाते हैं फिर इसको। चलिए बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग पढ़े हैं कि लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी यहाँ कौन सा वॉल्यूम हमें बैठाना है, वैसा वॉल्यूम जिसमें 1 मोल मिला रखा है, 1 मोल, ठीक है। अब इसके हम एक और फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, उसी फॉर्मूला पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल ही इंपॉर्टेंट है, वैसे पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको इस बात को कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट जब तक हमारा क्लियर नहीं रहेगा, सुनो बताते समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो फिर न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, ठीक है। कुछ बच्चे न्यूमेरिकल से भागते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि हम थ्योरी पढ़ लेंगे तो चलो हमको लिख देंगे एग्जाम में, फिर नहीं लिख पाएंगे आप, रटना पड़ेगा आपको, रटना पड़ेगा पूरे थ्योरी को, ठीक है। तो न्यूमेरिकल से भागते हैं आप, थ्योरी पर अगर आप पूरे डिपेंडेंट रहते हैं तो थ्योरी थोड़ा सा नहीं है जो हम चलो एग्जाम में पूछेगा तो लिख देंगे। अब देख रहे हैं मैंने आपको 2 चैप्टर अभी 12th में पढ़ाया है, एक बहुत बड़ा कॉपी आपका भर चुका होगा, ठीक है। तो आसान नहीं है पूरे थ्योरी को रट पाना, क्लियर है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है उसको हम समझें, अगर हम समझ लेंगे तो अंडरस्टूड है कि अगर हम समझने के बाद मेरे सामने न्यूमेरिकल आएगा तो हम बना ही लेंगे उसको, हम उसके बिना बनाए बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है। ये ऑटोमेटिक होता है, अगर हम सीख जाते हैं कोई भी चीज़ को तो आपके अंदर से भी ये बात आती है कि आप सीख गए तो चलो सवाल हमको बनाना चाहिए। अगर आपसे सवाल नहीं बनता है तब आप सोचते हैं कि चलो थ्योरी पूरा पढ़ चुके हैं, रट लिए हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अगर आप मान लो +2 अच्छे ढंग से निकाल भी लेते हो, ठीक है, तो उसका बहुत, अब जब उस आगे का करियर की तैयारी करिएगा तो वहाँ दिक्कत होगी, है ना। अब समझिए इस चीज़ को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसलिए कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना जरूरी है, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, ठीक है। और मैंने देखा कि प्रीवियस वीडियो सब जो आपको मिला हुआ है
उसमें से बहुत सारे बच्चे बहुत स्लो हैं। स्लो कहने का मतलब इस तरह से है ना कि अभी मेरा 4-5 वीडियो पहले का जो है वो सब बच्चे भी अभी तक नहीं देखे हैं, जो उनको मिला हुआ है नहीं देखते हैं बच्चे सब, ठीक है। चलिए, जो बच्चे पढ़ना जानते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो बच्चे देखें। जो नहीं पढ़ना चाहते हैं या फिर नहीं देखते हैं तो उनका बहुत सारा फैक्टर हो सकता है। उनको ये लगता है चलो समझ में नहीं आ रहा है, हार्ड है, या उतना मेहनत नहीं करते होंगे, अपने पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाते होंगे, बहुत सारा फैक्टर हो सकता है। ये तो ड्यूटी पेरेंट्स को भी लेनी चाहिए इस तरह की कि बच्चे हमारे, जब हमको ऑनलाइन क्लासेज में वीडियो लेक्चर बना के भेजा जा रहा है तो पेरेंट्स को इतनी जागरूक होनी ही चाहिए कि अपने बच्चे से इंक्वायरी करे कि पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चलो, इसमें सेकेंडरी चीज़ है, हम लोग अलग से इसके लिए अपना डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग यहाँ मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला फाइंड करते हैं। क्लियर है? चलिए देखिए, मान लेते हैं, सपोज कर लीजिए, ठीक है, C moles of electrolyte is dissolved in 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। मान लेते हैं, मान लिए हमने 1000 ml सॉल्यूशन ले रखा है और उस 1000 ml में हमने सॉल्यूट का C मोल मिलाया हुआ है। C कुछ होगा, 10 मोल, 5 मोल, 25 मोल, जो भी हो, है ना, कुछ भी 1000 ml में हमने मिला रखा है, ठीक है। तो 1 मोल कितना मिलाया होगा हमने? 1 मोल कितना मिलाया होगा? सोचो, निकालो, है ना। C मोल 1000 ml में मिला रखा है, 1 मोल जो होगा इलेक्ट्रोलाइट का कितना में डिसॉल्व किया होगा? 1000 बाय C सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। 1000 बाय C सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। और ये बात समझ में, हमने क्या किया यहाँ पर कि मान लिए C मोल जो है 1000 ml में घुला हुआ है, C मोल 1000 ml में घुला हुआ है, तो 1 मोल कितना में घुला होगा? 1000 बाय C ml में, ठीक है। आगे बात समझ में। अब 1 मोल जितना वॉल्यूम में घुला रहता है, 1 मोल जितना वॉल्यूम में घुला रहता है, वही तो हम यहाँ पर बैठाते हैं, ठीक है। यानी वॉल्यूम जो यहाँ पर बैठाते हैं, कौन सा वॉल्यूम बैठाते हैं? वैसे वॉल्यूम को हम बैठाएंगे जिसमें 1 मोल घुला हुआ होगा। समझिए, बात को समझिए, है ना। अब वीडियो को ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए कि यहाँ जो V लिखा हुआ है कौन सा वॉल्यूम है? वैसा वॉल्यूम जिसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल ऐड किया है। यहाँ देखिए, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कितना वॉल्यूम ऐड किया है? 1000 बाय C, क्योंकि C मोल 1000 ml में है, तो 1 मोल कितना ml में होगा? ml कोई सेंटीमीटर क्यूब बोला हम लोग को, ठीक है ना। तो 1 मोल जितना वॉल्यूम में आप ऐड करे हैं वो वॉल्यूम यहाँ निकाले हम लोग 1000 बाय C। ये वॉल्यूम है, यही वॉल्यूम हमको वहां बैठाना है, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा आ जाएगा, देखो यहाँ पर, देयरफॉर कैटन यानी मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? कप्पा इनटू V सेंटीमीटर क्यूब या VmL, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? कैटन इक्वल टू कप्पा इनटू V, कितना आया है? 1000 बाय C, ठीक है। और यहीं पर कप्पा इनटू 1000 बाय C तो मोलरिटी है हमारा। C क्या है? मोलरिटी। कैसे पता चला C मोलरिटी है? सोचो, 1000 सेंटीमीटर क्यूब का क्या मतलब होता है? बोलो, 1 लीटर यानी 1000 ml यानी 1 लीटर, और 1 लीटर में सॉल्यूट घुला हुआ C मोल, तो C मोल पर लीटर। क्लियर है ना? C मोल पर लीटर यानी C मोल 1 लीटर में घुला हुआ है। तो 1 लीटर में जितना मोल घुलता है उसको तो हम लोग मोलरिटी बोलते हैं, है कि नहीं? तो C मोल 1 लीटर में घुला हुआ है, वही तो C यहाँ बैठा है, C मोल 1 लीटर में घुला हुआ है, तो C क्या हो गया यहाँ पर? मोलरिटी। C के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? मोलरिटी, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, और ये बात समझ में? कुछ नहीं है, बहुत आसान चीज है। देखो, तो मोलर कंडक्टिविटी जो है, मोलर कंडक्टिविटी हमारा क्या निकल गया? कप्पा इनटू 1000 बाय मोलरिटी, कप्पा इनटू 1000 बाय मोलरिटी, बस यही फॉर्मूला है। अब इसको एक बार फिर से समझिए,
फिर से देखिए कि फॉर्मूला कैसे आया ये, ठीक है। मान लेते हैं कि C मोल इलेक्ट्रोलाइट का हमने C मोल इलेक्ट्रोलाइट का 1000 ml में मिला रखा है। 1000 ml मतलब 1 लीटर, ठीक है। 1000 ml कहिए या 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो C मोल 1 लीटर में मिला रखा है। C मोल पर लीटर हो गया, C मोल पर लीटर। C क्या कहलाया? मोलैरिटी। नहीं समझे बात को? अगर मान लो यहाँ पर 5 मोल है तो 5 मोल 1 लीटर में है, तो 5 मोल पर लीटर है ना। 5 मोल पर लीटर, 5 यहाँ क्या है? मोलैरिटी। वही तो C की जगह बैठा है, यहाँ मोलैरिटी, C को लिखे मोलैरिटी, है ना। तो C मोल अगर 1 लीटर में है तो 1 मोल कितना में होगा? C मोल अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब में है तो 1 मोल कितना में होगा? बोलो। 1000/C, ठीक है। और हम जानते हैं कि लैम्डा m जो होता है कैप्टन कप्पा इनटू v इन सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम, आप ये कौन सा वॉल्यूम है? ये वैसा वॉल्यूम यहाँ पर हम बैठाते हैं जिसमें 1 मोल सॉल्यूट का घुला हुआ रहता है। यहाँ पर कौन सा वॉल्यूम बैठाएंगे? v के जगह पर वैसा वॉल्यूम जिसमें सॉल्यूट का यानी इलेक्ट्रोलाइट का हमने 1 मोल मिला रखा है। तो 1 मोल कितना वॉल्यूम में मिला रखे हैं? 1000/C में। यही तो हमारा वॉल्यूम हो गया, यही तो यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। यही है हमारा वो वॉल्यूम, है ना, जिसको यहाँ बैठाना है, v के जगह पर बैठाना है इसको, है ना। इसको कहाँ बैठाना है? इस v के जगह पर। दैट्स इट, क्लियर है? और ये बात समझ में, 1 मोल जितना हम मिला रखे हैं, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जितना वॉल्यूम में मिला रखे हैं, वही वॉल्यूम यहाँ बैठाना रहता है। इसको यहाँ बैठा दिए, देखो तो फॉर्मूला ये आ गया हमारा। और C क्या है? C मोल 1 लीटर में घुला हुआ है, तो C को मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर दिया, C के जगह पर मोलैरिटी लिख दिया। क्लियर है? एक फॉर्मूला निकल गया हमारा इस तरह से, बस इसी पर हमारा सवाल बनेगा, ठीक है। इसको हम एक और तरीके से समझते हैं, देखो ऐसे समझो। अल्टरनेटिवली हम ऐसे भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। समझो कि मान लो एक कंटेनर लिए हैं, ठीक है, और इसमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, है ना। इसका वॉल्यूम कितना ले लिया हम? VmL। और VmL में सॉल्यूट का 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट घुला हुआ है। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट घुला हुआ, यानी 1 मोल हमको फिक्स्ड है। 1 मोल पता है कि हमको जिस वॉल्यूम में डाला गया है वो 1 मोल ही है। 1 मोल आयंस यानी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से जो आयन प्रोड्यूस होगा उसके कंडक्टेंस को ही हम लोग बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। 1 मोल मिलाने से जो आयन प्रोड्यूस हुआ होगा VmL में, ठीक है। तो वॉल्यूम इसका मान लेते हैं VmL है, जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हमने मिला रखा है। और इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी, ठीक है, मान लो गिवन है, कुछ मान लेते हैं इसका मोलैरिटी m, इसका मोलैरिटी हम m मान लेते हैं कि ये सॉल्यूशन जो है इसका मोलैरिटी कुछ गिवन है m, ठीक है। और इस सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम हमने VmL ले रखा है। बात समझिए ध्यान से, कोई सॉल्यूशन है मैंने लिया, उसका मोलैरिटी हमको पता है कितना मोलैरिटी है, 0.5 मोल पर लीटर, 3 मोल पर लीटर, 8 मोल पर लीटर, कुछ भी, ठीक है। अब उस सॉल्यूशन का जिसका मोलैरिटी हमको नोन है उसका मैंने VmL ले लिया, ठीक है। और उस VmL में हमने इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल मिला रखा है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं, उसको ऐसे समझो कि मोलैरिटी एक्चुअली हम लोग कैसे निकालते हैं ये बताओ। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये तो जानते हैं, है कि नहीं? यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर हम लीटर निकाले तो नंबर ऑफ मोल बाय मोलैरिटी नीचे कर देंगे, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मोलैरिटी। आ रही है बात समझ में? अब अगर यहाँ पर इसको हम ml में चेंज करें तो V अगर हम ml लिखे सॉल्यूशन का, तो लीटर को ml में कैसे चेंज करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो 1000 लीटर भी मल्टीप्लाई करना होगा हमको, तो n सॉल्यूट बाय m इनटू 1000। अब यहाँ सॉल्यूट का कितना मोल मिला है? सॉल्यूट का हमने कितना मोल मिला है VmL में? VmL में सॉल्यूट का कितना मोल मिला रखे हैं? 1 मोल। यहाँ तो 1 बैठा देंगे हम, तो क्या बैठाएंगे? 1 बाय m इंटू 1000, यानी 1000 बाय m,
ये तो लिखा है 1000 बाय m, देखो 1000 सी मोलरिटी है। ये कौन सा वॉल्यूम हुआ, ये कौन सा वॉल्यूम है जिसमें हमने 1 मोल मिलाया, यहाँ देखो 1 मोल है, ये 1 मोल है ना। यानी जो सॉल्यूट का है, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल कितना मिला है, 1 मोल ना। 1 मोल सॉल्यूट कितना वॉल्यूम में घुला हुआ है, 1 मोल सॉल्यूट कितना वॉल्यूम में घुला हुआ है, 1000 बाय m में। सो देखिए मैथमेटिकली सोचिए यहाँ पर कि मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर इसको इधर लिखते हैं तो ये नीचे ले जाएंगे, यहाँ लिख दिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है, यहाँ हम ml में निकालते हैं, ml में निकालेंगे लीटर को ml में चेंज करने के लिए क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई, इधर भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपने VmL में मिला रखा है, कितना, 1 मोल। वहां देखो VmL में 1 मोल मिला रखे हैं, यहाँ पर मोल की जगह 1 बैठा है, 1000 बाय m नहीं आ गया, वॉल्यूम कितना निकल गया हमारा, 1000 बाय m। यही तो वॉल्यूम की जगह पर 1000 बाय मोलरिटी बैठा दिए हैं, ठीक है। और ये बात समझ में, इसी कैसे लिखो, देयरफॉर मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कप्पा इनटू v इन ml, कप्पा इनटू v इन ml, v इन ml कितना निकाले हैं, 1000 बाय m। दैट्स इट। ऐसे भी हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं, या तो ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, एक ही चीज है, ठीक है। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, है ना, और फिर हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फर्दर में निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। तो आइए बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जो अभी निकाले हैं मोलर कंडक्टिविटी, उसका यूनिट निकालते हैं। यूनिट काफी इंपॉर्टेंट होता है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट यूनिट ही पूछता है, यूनिट ही डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। जैसे पूछ देगा कि कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ऑप्शन दे देगा ओम पर सेंटीमीटर, पर ओम पर सेंटीमीटर, है ना, इस तरह करके 4 ऑप्शन दे देता है, ठीक है। यहाँ यूनिट भी समझना इंपॉर्टेंट। आप देखिएगा कि जब इस चैप्टर को कहीं बुक में, तो यूनिट के लिए अलग से थ्योरी दिया जाता है, अलग से वहाँ बनाना है, पढ़ना हम लोग को। यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यूनिट को अलग से समझेंगे, ठीक है। देखो उसको समझते हैं, और यूनिट की मदद से हम लोग इसका हम जो भी निकाले फॉर्मूला, वो तो मेन फॉर्मूला है, उसको हम अल्टरनेट फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं कि अगर ऐसा रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। तो यूनिट ऑफ कैप्टन मतलब मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या निकाले हैं, लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 बाय मोलरिटी, ठीक है ना, मोलरिटी, ठीक है। देखो सब आसान है। कप्पा का यूनिट क्या होता है, देखो कप्पा का यूनिट क्या होता है, साइमन पर सेंटीमीटर इनटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, ठीक है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1 लीटर के, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर लीटर नहीं लिखते हैं तो हटा दीजिए, सो कोई बात नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, लीजिए। तो 1000 था, 1000 बाय m जो हम निकाले थे, 1000 बाय m, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब, अब मोलरिटी मतलब मोल, सी मोल है कि नहीं। अगर मोलरिटी बैठाते हैं तो मोल पर लीटर में हमको लिखना होगा, इसको भी लिखेंगे इतना सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, ठीक है। और नीचे हो जाएगा आपका मोलरिटी m, जिसका यूनिट होता है मोल पर लीटर। बस कप्पा का यूनिट साइमन पर सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, है ना। 1 लीटर का वॉल्यूम होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर का है, यानी पर 1 लीटर का 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर। ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है ना, तभी समझ में आएगा कि कैसे बुक में यूनिट लिखता है। सो और मोलरिटी का मोल पर लीटर, अब देखो पर लीटर से पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो सोचो समझो, यहाँ मोल पर लीटर है, मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, पर लीटर से पर लीटर कैंसिल। अब सेंटीमीटर यहाँ कितना है, देखो 1 सेंटीमीटर है, यहाँ 2 है, यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना 1, सेंटीमीटर पावर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, यूनिट इसका देखो, चलो इसको घेर ही देते हैं, अच्छा रहेगा, जो काटना हो उसको हम लोग काट लेंगे, ठीक है।
तो क्या आ जाएगा, कप्पा इंटू 1000 बाय m साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे और सेंटीमीटर स्क्वायर, अब मोल नीचे तो ऊपर क्या जाएगा पर मोल। बस यही तो यूनिट है हमारा, है ना। लैम्डा m का यूनिट क्या होगा, कैप m का यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्लियर है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, रख लीजिए इस चीज को, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, चलिए उसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं लोग। हो गया, और ये बात समझ में। अब इसको थोड़ा हम एसआई सिस्टम में चेंज करते हैं। देखो एसआई सिस्टम में चेंज करने का मतलब क्या हुआ कि देखो यहाँ पर अगर इसको हम लोग, है ना, मीटर क्यूब में लिखें, मीटर क्यूब में चेंज करिए इसको। ठीक है, तो देखो क्या लिखेंगे, लैम्डा m इक्वल टू कप्पा, कप्पा हमको किस में लेना है, साइमन पर मीटर। साइमन तो ऐसा ही है, पर सेंटीमीटर जहां पर क्या लिखा हमने, पर मीटर। ठीक है, बाय, बोलो क्या करेंगे, सोचो, ऊपर में क्या लिखिएगा, बोलिए, 1000 क्या हो जाएगा, बोलो, सोचो क्या लिख सकते हैं, 1000 मीटर क्यूब पर 1000 लीटर। ठीक है, चलो इसको चेंज करते हैं, एक मिनट, इसको पहले दूसरे में चेंज कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसको बताएंगे तो समझ में आएगा। अगर इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा ब्रेन लगाओ अपने से, कोशिश करो समझने का क्या होगा। सो ट्राई योरसेल्फ, चेंज करो इसको। देखो मेन फॉर्मूला जो हमारा है यही है, मेन फॉर्मूला हमारा यही है। अरे बात समझ में, मेन फॉर्मूला यही है, लेकिन इसको हम लोग और भी टर्म एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोशिश करिए, सोचिए आप यहाँ पर, कुछ समझ में आ रहा नहीं, चलो देखते हैं। हमको इसका यूनिट चाहिए, क्या मालूम है, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल के टर्म में, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल के टर्म में। यहाँ क्या है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही वही होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह पर हमने मीटर स्क्वायर लिखा था। ठीक है, कैसे आएगा वो देखो, तो कप्पा का यूनिट क्या होता है, साइमन पर मीटर बाय मोलैरिटी। मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, लेकिन यहाँ पर हम किसमें लिखेंगे मालूम है, मोल पर मीटर क्यूब में, मोल पर मीटर क्यूब। एसआई में एक्सप्रेस करना है हमको यहाँ पर एसआई यूनिट में। ठीक है, लैम्डा m इक्वल टू, इसका एसआई यूनिट क्या हो गया, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, यहाँ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। अगर इसी को हम एसआई में लिखेंगे तो साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है कप्पा इनटू दिस, ऐसा कप्पा लिखे साइमन पर मीटर, और मोलैरिटी का यूनिट हम क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर की जगह पर मोल पर मीटर क्यूब। लीटर भी हमारा यूनिट है, लेकिन मीटर क्यूब हमारा एसआई यूनिट है। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो जैसे ही मीटर क्यूब अगर आप लिखते हैं ना, तो ऊपर 1000 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1000 तक नहीं लिखा है। इसको सिंपलीफाई करो, देखो ये यूनिट आ जाएगा, है ना। देखो यहाँ लैम्डा m जो होगा क्या आ जाएगा, कप्पा बाय सीधे मोलैरिटी, साइमन l को मोल पर पावर -3 है, ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, मोल पर पावर 3, m है, सॉरी मोल बोल रहे हैं, m है, m पर पावर -3 है, ये ऊपर जाएगा तो m पर पावर 3 हो जाएगा, उसमें से चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, m पर पावर 2। अब नीचे मोल है तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स। ये यूनिट तो आ गया। ठीक है, बस ये समझना है, क्लियर है, आगे बात समझ। अब एक चीज और समझो, थोड़ा सा इसको और समझाते हैं कि लैम्डा m, ठीक है,
हमको अगर साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में ही चाहिए तो एक तरीका और है। अगर हम मोलरिटी को मोल पर मीटर क्यूब में ना बैठा के मोल पर लीटर में अगर बैठाते हैं, अगर m को हम मोल पर लीटर ही कंसीडर करेगा, हम इसमें नहीं करेंगे, तब क्या हो सकता है फॉर्मूला वो समझो। तो क्या हो जाएगा देखो, तो कप्पा का साइमन पर मीटर हो गया बाय 1000 लीटर पर मीटर क्यूब। जानते हैं क्या जानते हैं कि 1000 लीटर जो होता है 1 मीटर क्यूब कहलाता है, 1 मीटर क्यूब कहलाता है। 1000 लीटर पर मीटर क्यूब इनटू मोलरिटी को हम किस में लिखेंगे, मोल पर लीटर में ही लिखना चाहते हैं हम। मोलरिटी का यूनिट मोल पर मीटर क्यूब नहीं लेंगे, समझो। अगर मोलरिटी मोल पर मीटर क्यूब में अगर हम बैठाते हैं तो वैसी स्थिति में लैम्डा एन जो होगा कप्पा बाय मोलरिटी सीधे बैठा देंगे। सारा निर्भर करता है कि हम जो यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं किस टर्म में लिखना चाहते हैं। क्लियर है? तो एक तो यहाँ देख रहा है कप्पा इंटू 1000 बाय एम साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये हमारा मेन फार्मूला हो गया, इसी से इधर निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर हम एसआई में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह पर मीटर स्क्वायर इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो इस वैसी स्थिति में क्या करना होगा आपको, मोलरिटी जो है मोल पर मीटर क्यूब में लेना है। किसमें लेना है, मोलरिटी को मोल पर मीटर क्यूब, और कप्पा आ जाएगा साइमन पर मीटर। तो कप्पा बाय मोलरिटी ही करते हैं तो हमारा ये यूनिट आ जाता है। ऐसे ये मीटर क्यूब, मीटर इनवर्स क्यूब ऊपर जाएगा तो मीटर क्यूब, उसमें से चला गया तो मीटर स्क्वायर, अब मोल ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स, ये तो आ गया। यहाँ 1000 का कोई काम ही नहीं है, सीधे कप्पा बाय मोलरिटी, यानी लैम्डा m इक्वल टू कप्पा बाय मोलरिटी कब इस्तेमाल करेंगे, जब हम मोलरिटी को मोल पर मीटर क्यूब में लेंगे। अगर हम मोलरिटी को मोल पर मीटर क्यूब में नहीं लेकर के, ठीक है, मोल पर लीटर में ही लेना चाहते हैं और एसआई सिस्टम में निकालना चाहते हैं, तो ये लगाएंगे। देखो यहाँ पर जो बता रहे हैं, तो नीचे जैसे यहाँ पर 1000 हमको बैठाना है, देखो आप क्या करेंगे, पर लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, फिर ये मीटर इनवर्स क्यू ऊपर जाएगा तो मीटर क्यू हो जाएगा, फिर 1 मीटर चला तो मीटर स्क्वायर, मोल ऊपर चला जाएगा। यानी ऐसी स्थिति में आप देखिएगा इसको सॉल्व करके यूनिट को, तो आप क्या ले सकते हैं, लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा बाय 1000 इंटू मोलरिटी बैठाइएगा साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने 3 फार्मूला लिखा, देखो इसको भी यहां घेर देते हैं। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तीनों फार्मूला कब इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर लैम्डा एम का यूनिट क्या है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, कप्पा इंटू 1000 बाय मोलरिटी। ठीक है, अगर हम मोलर कंडक्टिविटी को एसआई सिस्टम में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, एसआई यूनिट में, इसमें मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल होना चाहिए, तो वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि 1000 नहीं बैठाते हैं, यहाँ 1000 नहीं रहेगा, तो क्या होगा, तो कप्पा है तो कप्पा रहने दीजिए साइमन पर मीटर, और मोलरिटी का यूनिट हम किसमें इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर जो इसमें है मोलरिटी हम किसमें लेंगे, है ना, मोलरिटी का यूनिट क्या लेंगे, मोल पर मीटर क्यूब। सेकेंड केस में यहाँ वही बैठा है मोलरिटी का मोल पर मीटर क्यूब, तो मीटर पर मीटर क्यूब है, ऊपर जाएगा तो मीटर क्यूब, यहाँ से चला जाएगा तो ये यूनिट आ जाएगा हमारा। तो यहाँ 1000 का कोई काम ही नहीं पड़ा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि एसआई यूनिट निकाले हम, यानी मोलर कंडक्टिविटी को हम इसी टर्म में यहाँ निकाले, लेकिन मोलरिटी का यूनिट मोल पर मीटर क्यूब ना बैठा करके मोल पर लीटर में ही अगर बैठाना चाहते हैं, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, 1000 ऊपर नहीं बल्कि नीचे आ जाएगा। देखिए आप मैथमेटिकली ये देखो हम डिराइव किए, यहाँ निकाले हैं कैसे कैसे आपका ये यूनिट आ रहा है। तभी आएगा जब कप्पा नीचे 1000 लीटर पर मीटर क्यूब इंटू मोलरिटी को हमने किस में लिया है, मोल पर लीटर। ठीक है, यहाँ भी मोलरिटी मोल पर लीटर में ही है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, तो हमारा यूनिट क्या आया,
ये देखो यूनिट यहाँ है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, एक है साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल निकालना चाहते हैं। मोलरिटी अगर हमको मोल पर मीटर क्यूब में रहेगा तो कप्पा बाय एम फार्मूला आ जाएगा, और अगर मोलरिटी हम मोल पर लीटर में ही निकालना चाहते हैं एसआई सिस्टम में तो कप्पा 1000 × एम। इसमें फर्क देखो, कप्पा नीचे एम है, यहाँ ऊपर 1000 है, यहाँ 1000 गायब है, यहाँ 1000 नीचे है। कितना सिंपल टेक्निक है। कप्पा एम, कप्पा ऊपर एम नीचे, कप्पा ऊपर एम नीचे, कप्पा ऊपर एम नीचे, तो कप्पा ऊपर है एम नीचे है, तीनों में ऊपर में 1000 यहाँ है, यहाँ 1000 गायब है, यहाँ 1000 नीचे है। बस 1000 ऊपर अगर रहेगा तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, अगर यहाँ पर 1000 है ही नहीं तो साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। लेकिन ये कब आएगा, जब मोलरिटी हम मोल पर मीटर क्यूब के टर्म में लेंगे। अगर मोलरिटी हम मोल पर लीटर के टर्म में ही लेना चाहेंगे इसमें, और एसआई सिस्टम में निकालना चाहते हैं तो नीचे 1000 बैठाना होगा। दैट्स इट। चलिए इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए इसके आधार पर हम लोग यहाँ पर अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी समझ लेंगे, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की तरफ हम बढ़ेंगे। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो आइए बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को समझते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है, या उसी को हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जैसे मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग कैट एम से दर्शाते थे, कैट एम, यहाँ पर हम लोग कैट इक्यू, इक्यू मतलब इक्विवेलेंट, या लैम्डा इक्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी को हमने कैसे डिफाइन किया था? मोलर कंडक्टिविटी को सोचिए, सेम डिफिनीशन यहाँ पर है, सेम, सब कुछ सेम, बस मोल के जगह पर हमने इक्विवेलेंट का इस्तेमाल किया है। मोल शब्द के जगह पर, मोल जो वर्ड है उसके जगह पर हम लोग इक्विवेलेंट वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी सब कुछ सेम। सोचो कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हमने डाला था VmL सोल्यूशन में, ठीक है। यहाँ पर एक इक्विवेलेंट हमको इलेक्ट्रोलाइट डालना है VmL सोल्यूशन में, बस। जहाँ 1 मोल हम डाल रहे थे इलेक्ट्रोलाइट का VmL सोल्यूशन में, एक इक्विवेलेंट डालेंगे इलेक्ट्रोलाइट का VmL सोल्यूशन, है ना। तो बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका मोल और इक्विवेलेंट बराबर होता है, क्योंकि बहुत सारे सब्सटेंस का वैलेंस फैक्टर यानी n फैक्टर जो होता है 1 होता है। n फैक्टर क्या होता है? 1। तो जिसका भी n फैक्टर 1 होगा उसका मोल और इक्विवेलेंट बराबर होगा, ठीक है। तो वैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो मोलर कंडक्टिविटी होगा वही उसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी होगा। और ये बात समझ में, स्पेशली समझो, देखो, है ना, कि इक्विवेलेंट अगर हम निकालते हैं, इक्विवेलेंट तो बराबर होता है मोल इनटू n फैक्टर, ठीक है, मोल इनटू n फैक्टर। और अगर n फैक्टर यानी वैलेंस फैक्टर भी जिसको बोलते हैं 1 होगा, इसका मतलब है कि इक्विवेलेंट जो होगा वो किसके बराबर होगा? मोल के। इसका मतलब कि मोलर कंडक्टिविटी जो है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बराबर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभी लिखा होगा घेरा मैंने, है ना, जैसे मान लो NaCl अगर हम ऐड करते हैं, NaCl को, सोडियम क्लोराइड, इसमें सोडियम का भी वैलेंस फैक्टर 1 है, क्लोरीन का वैलेंस फैक्टर 1 है। तो NaCl का अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अगर तैयार करते हैं तो जो उसका मोलर कंडक्टिविटी आएगा वो इसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी आएगा, दोनों सेम। क्लियर है? कैसे? अभी जस्ट सीखेंगे हम लोग, कैसे देखते चलो। तो यहाँ देखो डेफिनेशन जो मैंने पीछे पढ़ाया था मोलर कंडक्टिविटी के केस में, कि हमने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को VmL सोल्यूशन में रखा है, और वो वॉल्यूम जो है कहाँ पर कंटेंट है? 2 इलेक्ट्रोड के बीच, और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस जो है 1 सेंटीमीटर है, और एरिया इतना लेते हैं हम लोग इस इलेक्ट्रोड का जिसमें VmL सोल्यूशन कंटेंट हो सके, उसी दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में अट सके, आ जाए उसके बीच में। यहाँ भी वही चीज से बोल रहा है, 2 इलेक्ट्रोड लेना है और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर ही रखना है, 1 सेंटीमीटर मात्र, ठीक है। और एरिया बहुत बड़ा लेना है, मान लो उसका इतना बड़ा लेना है कि उस वॉल्यूम को उसमें हम रख सके जिस वॉल्यूम में हमने एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट का ऐड कर रखा है। एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट आप कितना वॉल्यूम ऐड किए? कुछ तो होगा VmL। वो VmL कहाँ रखना है हमें?
दो इलेक्ट्रोड के बीच में, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए 1 सेंटीमीटर, और एरिया कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि VML सॉल्यूशन उसके बीच में कंटेंट हो जाए, आ जाए। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, उसमें सारा वॉल्यूम ऐड कर दिए, सेम सेम यहाँ देखो इसी तरह। अब क्या करेंगे यहाँ पर चेंज, यहाँ देखो 1 मोल है ना, 1 मोल के जगह पर हमने क्या कर दिया 1 इक्विवेलेंट ले लिया ना। आप देख रहे हैं बहुत देर से हम इस फिगर को नहीं मिटा रहे थे, यही वजह था। ठीक है, केस का एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम इसमें हमने वैसा वॉल्यूम लिया है जिस वॉल्यूम में एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट का घुला हुआ, एक इक्विवेलेंट घुला हुआ। बात समझ में आ रही है, एक इक्विवेलेंट घुला हुआ। और ये रॉड जो है जिसको हम डार्क कर रखे हैं ऐसे करके, उसके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, और ये जो VML सॉल्यूशन है ना इसी के बीच में घुसा हुआ रहेगा। और इसी सॉल्यूशन में हमने एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट का मिला रखा है, इसको वायर से कनेक्ट कर दिए, कुछ ना कुछ इसका कंडक्टेंस होगा, वही कंडक्टेंस क्या कहलाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। जो यहाँ लिखा हुआ पूरा पढ़ लीजिए कि द कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, यही शब्द फर्क है बस। जो हमने पीछे डेफिनेशन लिखा था ना मोलर कंडक्टिविटी का, उस डेफिनेशन में और इस डेफिनेशन में बस इसी चीज का फर्क है इक्विवेलेंट का, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, यहाँ भी वही बात है कि इतना बड़ा डेफिनेशन, उसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं कि एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट मिलाने से जो आयंस प्रोड्यूस हुआ होगा उसका जो कंडक्टेंस होगा उसको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलना है ना, बस कुछ नहीं है। कंडक्टेंस को ही कंडक्टिविटी बोल रहे हैं, बस कंडीशन अप्लाई करते जाना है। अगर हम एक मोल मिलाए हैं तो उसी को मोलर कंडक्टिविटी कह देंगे उसके कंडक्टेंस को। अगर एक इक्विवेलेंट मिला देंगे तब कंडक्टेंस को हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलेंगे। बात को सुनिए, ठीक है। जब नहीं समझ में आती हो, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में ये है कि जो मैं बोलता हूँ, जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वर्ड का हम इस्तेमाल जो करते हैं, उस वर्ड को समझना जरूरी है, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सब इंटरकनेक्टेड है, एक भी वर्ड इधर से उधर मिस होगा कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा पूरा। ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनिए सब कुछ। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसको बोलेंगे कि हमने VML सॉल्यूशन में एक इक्विवेलेंट, वन इक्विवेलेंट याद रखो, वन इक्विवेलेंट सॉल्यूट का ऐड किए हैं। ठीक है, और उसके एक इक्विवेलेंट मिलाने से जो आयंस प्रोड्यूस हुआ होगा उस आयन उसको करंट कैरी कर रहा होगा, बस उसी कंडक्टेंस का उसी को, और उसी को बोलना है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। बस अब इससे ज़्यादा नहीं समझाया जा सकता है। आपको अगर नहीं समझ में आती है तो आप वीडियो को थोड़ा रिपीट करके पीछे जाइए, जो हमने बोला उसको सुनिए, उसको याद रखने की कोशिश करिए, यही उपाय बस है। देखो तो फिर इसको मैथमेटिकली जैसे पीछे लिखे थे, लैम्डा EQ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बोलो, कप्पा इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ठीक है, यहां कप्पा क्या है, कप्पा क्या है बताओ, ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखो वहां लिखा हुआ है कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो पीछे भी हमने समझाया था। अगर हमको 1 ml का पता है कंडक्टेंस 1 ml का, और एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट हम VML में डाले हुए हैं, ठीक है, तो एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट VML में डाले हुए हैं तो उसके कंडक्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, ये अंडरस्टूड है कि जो भी हम वॉल्यूम लेंगे उसमें VML जो लिया जाएगा वॉल्यूम, उसमें 1 इक्विवेलेंट ही इलेक्ट्रोलाइट का डाला हुआ है। ठीक है, तो अगर हमको 1 ml का कंडक्टेंस पता है तो उसको हम VML से मल्टीप्लाई कर दें केवल वॉल्यूम से, ठीक है, तो हमको क्या निकल जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और यहाँ VML क्या है, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन containing 1 equivalent of electrolytes। ठीक है, तो हमको यहाँ क्या है, ये कौन सा वॉल्यूम यहाँ बैठाना है, फिर से अब देखो पहले की तरह समझना है कि जब हम कैप M निकाल रहे थे मोलर कंडक्टिविटी, यहाँ पर उस वॉल्यूम का इस्तेमाल करेंगे जिसमें 1 मोल मिलाते हैं। ठीक है, जब हम कैप EQ निकालेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तब यहाँ पर हम उसको इस्तेमाल करेंगे, उस वॉल्यूम को जिसमें 1 इक्विवेलेंट हमने मिला रखा है।
इसमें नो चेंजिंग। ये 1 ml का कंडक्टेंस मोलर कंडक्टिविटी में भी है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में भी कप्पा जो है 1 ml का ही कंडक्टेंस है। मीन यहाँ बदल सकता है, ठीक है। 1 मोल जितना वॉल्यूम में मिलाएंगे, 1 मोल अगर वो यहाँ बैठाते हैं मोल का वॉल्यूम, तो ये कहलाता है मोलर कंडक्टिविटी। और अगर हम एक इक्विवेलेंट जितना वॉल्यूम में ऐड किए रहेंगे वो वॉल्यूम यहाँ बैठा देते हैं तो कहलाता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोल बैठाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट का वॉल्यूम बैठाएंगे तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। अब जैसे पीछे हमने मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लिखा था, ठीक इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे अभी। क्लियर है? चलिए इसको सबसे पहले आप नोट कर लीजिए। देखो अब जिस तरह हम लोग पीछे मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला डिराइव किए थे, ठीक उसी तरह यहाँ पर हम लोग अभी क्या करेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का भी फॉर्मूला डिराइव करेंगे। कैसे देखो, तो कैट EQ इक्वल टू कप्पा इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है। और यहाँ कौन सा वॉल्यूम है, कौन सा वॉल्यूम है जिसमें हमने एक इक्विवेलेंट मिला रखा है, वैसा वॉल्यूम यहाँ हमको बैठाना रहता है। यहाँ वैसा वॉल्यूम बैठाना है इसमें एक इक्विवेलेंट ही मिलाएंगे, कुछ भी दिया रहेगा। मान लो हाफ इक्विवेलेंट 200 ml में, तो एक इक्विवेलेंट 400 ml में होगा, ठीक है। सिम जैसे पीछे समझाए तो उसी तरह, ठीक है। आइए इसका डेरिवेशन यहाँ समझते हैं। एक कंटेनर अगर हम ले लें, फिर जैसे पीछे लिए थे, एक मेथड सिखाया था मैंने आपको, कंटेनर ले लिया यहाँ पर और इसका सपोज को इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले रखा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम जो है V ml है या V सेंटीमीटर क्यू है, और इसमें हमने 1 इक्विवेलेंट सॉल्यूट का मिला रखा है, 1 इक्विवेलेंट। और इस सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी जो है, नॉर्मलिटी गिवन है, नोन है, मेरे पास पता है कि उसकी नॉर्मलिटी को हम n मान लेते हैं, ठीक है। जो भी सॉल्यूशन है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हम तैयार किए हैं, उसका नॉर्मलिटी अगर हमको पता है, इतना इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। मान लो पूछा दिया हुआ सिर्फ 0.4 इक्विवेलेंट पर लीटर। इस नॉर्मलिटी वाला यानी इस नॉर्मलिटी का हमने सॉल्यूशन लिया, इस नॉर्मलिटी का यानी ऐसा सॉल्यूशन लिए जिसका नॉर्मलिटी कितना है 0.4 इक्विवेलेंट पर लीटर, यानी 1 लीटर में 0.4 इक्विवेलेंट घुला रहता है। इस नॉर्मलिटी वाले सॉल्यूशन का हमने यहाँ पर V ml ले रखा है, ठीक है। और इस V ml में एक इक्विवेलेंट मिला हुआ है। इसमें क्या फर्क है, यहाँ इक्विवेलेंट पता है, ठीक है, 1 लीटर में, और यहाँ लिए हैं कि हमको एक इक्विवेलेंट कितना V में है उनको नहीं पता, लेकिन अभी निकल जाएगा, देखते चलो, ठीक है। तो हम जानते हैं कि नॉर्मलिटी निकालते हैं तो क्या होता है, बताओ, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है ना, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, इक्यू ले लेते हैं इसको, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये तो हम जानते हैं। और अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर निकालें तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय नॉर्मलिटी, ठीक है ना। अगर इसको ml में लिखेंगे तो V ml ऑफ सॉल्यूशन, तो लीटर को ml में कैसे चेंज किया, 1000 से मल्टीप्लाई करके, इधर भी 1000 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय नॉर्मलिटी इनटू 1000। अब यहाँ इक्विवेलेंट आप कितना मिला रखे हैं, 1 इक्विवेलेंट, कितना है यहाँ 1 इक्विवेलेंट, यहाँ 1 बैठा तो V ml में कितना इक्विवेलेंट है 1, यहाँ 1 बैठा ही, इसको हम लिख सकते हैं V ml ऑफ सॉल्यूशन जो होगा तो क्या हो जाएगा 1 इक्विवेलेंट बाय नॉर्मलिटी इनटू 1000, है कि नहीं। अरे इसको इक्विवेलेंट लिखने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, सीधे 1 समझो, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर V ml वॉल्यूम कितना निकाल लिया हमने, वॉल्यूम कितना निकाले 1000 बाय नॉर्मलिटी, ठीक है ना। ये हमारा क्या निकल गया वॉल्यूम। इसी वॉल्यूम को उठा के हम यहाँ डाल दें, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं यार, हाँ, पुटिंग इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन 1 बैठाइए, तो क्या हो जाएगा बताओ,
लैम्डा ई क्यू इक्वल टू कप्पा इंटू VML है। VML कितना निकाला आपने अभी 1000 बाय नॉर्मेलिटी। बस यही तो यहाँ फार्मूला हमारा है। यहाँ n क्या है, नॉर्मेलिटी। ठीक है, चलिए आ गई बात समझ में। अब इसका हम अलग अलग फार्मूला सब सीखते हैं। देखो जैसे पीछे सीखे थे ना मोलरिटी केस में फार्मूला, उसी तरह यहाँ समझते हैं। इसका पहले यूनिट समझो। यूनिट ऑफ लैम्डा ई क्यू क्या होगा सर? ठीक है, यूनिट क्या होगा इसका, देखो लैम्डा ई क्यू इक्वल टू, अगर हम निकालते हैं तो कप्पा का यूनिट क्या होता है बताओ, साइमन पर सेंटीमीटर। 1000 जैसे पीछे लिखे थे 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर। और नॉर्मलिटी का यूनिट इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, तो पर लीटर से पर लीटर कैसे, सेंटीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर इनवर्स तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्विवेलेंट ऊपर जाएगा पर इक्विवेलेंट। तो लैम्डा ई क्यू का फॉर्मूला हो गया कप्पा इनटू 1000 बाय नॉर्मलिटी, यूनिट हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, ये हमारा यूनिट हो गया एक फॉर्मूला। ठीक है, अगर हम एसआई में लिखना चाहे, इन एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम में क्या करेंगे, लैम्डा ई क्यू का यूनिट होना चाहिए साइमन मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट आना चाहिए। बस यहाँ देखो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। हमको इसका यूनिट यहाँ मीटर स्क्वायर में चाहिए, एसआई में मीटर स्क्वायर में। तो क्या करेंगे, जैसे पीछे लिखे थे, क्या करिएगा बोलिए, कप्पा साइमन पर मीटर। अब नीचे नॉर्मलिटी को किस में लेंगे हम लोग, इक्विवेलेंट पर मीटर क्यूब में। बस सेम से जैसे वहां था ना पीछे वाले में क्या पढ़े थे कि लैम्डा m है ना मोलर कंडक्टिविटी, कप्पा इनटू 1000 बाय मोलरिटी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यहाँ क्या है, कप्पा इनटू 1000 बाय नॉर्मलिटी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। और वहां भी जब हम एसआई में लिखे थे तो क्या लिखे थे, लैम्डा m का यूनिट क्या था, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। कैसे आया था, कप्पा बाय मोलरिटी से। यहाँ कैसे निकालेंगे, कप्पा बाय नॉर्मलिटी से। यहाँ नॉर्मलिटी का यूनिट क्या इस्तेमाल करेंगे, इक्विवेलेंट पर मीटर क्यूब। इस केस में जो नॉर्मलिटी इस्तेमाल करेंगे उसका यूनिट क्या लिए हैं, इक्विवेलेंट पर मीटर क्यूब। जब नॉर्मलिटी हम इक्विवेलेंट पर मीटर क्यूब में लेंगे, जब नॉर्मलिटी हम इक्विवेलेंट पर मीटर क्यूब में लेंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा पता चल रहा है, सीधे कप्पा बाय नॉर्मलिटी। ठीक है, इसको इधर ले देता हूं नीचे। तो लैम्डा ई क्यू निकालेंगे ना तो क्या हो जाएगा, कप्पा बाय नॉर्मलिटी साइमन मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। ये यूनिट का इस्तेमाल कब किए हैं, है ना, कप्पा बाय नॉर्मलिटी कब आया है, जब नॉर्मलिटी का यूनिट हम इक्विवेलेंट पर मीटर क्यूब लेंगे, कप्पा का साइमन पर मीटर। तो 1000 ऊपर में नहीं है, तब यहाँ 1000 का कोई काम नहीं है। तो ये हो गया। ठीक है, और एक चीज समझो, जैसे पीछे लिखा था हमने कि लैम्डा ई क्यू साइमन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट में अगर हम निकालना चाहते हैं, और यहाँ जो नॉर्मलिटी हम इस्तेमाल करेंगे तो चाहते हैं इक्विवेलेंट पर लीटर नहीं इस्तेमाल करें, इक्विवेलेंट पर लीटर में। देखो इसमें नॉर्मलिटी हम किसमें इस्तेमाल किए, देखो यहाँ नॉर्मलिटी जो भी है, फॉर्मूला क्या है हमारा, लैम्डा ई क्यू इक्वल टू, देखो यहाँ लिखे ना नॉर्मलिटी का इक्विवेलेंट पर लीटर, जो यूनिट होता है 1000 के जगह पर सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, कप्पा का साइमन पर सेंटीमीटर। तो मेन फॉर्मूला हमारा यही हो गया, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। अगर हम यहाँ मीटर स्क्वायर लेना लिखना चाहते हैं एसआई में, तो एसआई में लिखने का दो तरीका है, एसआई में लिखने का दो तरीका कि अगर हम नॉर्मलिटी को इक्विवेलेंट पर मीटर क्यूब के टर्म में लेंगे, इक्विवेलेंट पर मीटर क्यूब के टर्म में,
तो वैसी स्थिति में जो लैम्डा EQ का फॉर्मूला होगा वो सीधे कप्पा बाय नॉर्मलिटी लिखेंगे, 1000 का यहाँ कोई काम नहीं है, ठीक है। और अगर हम लैम्डा EQ का यूनिट SI सिस्टम में भी लिखना चाहते हैं, लेकिन नॉर्मलिटी को हम इक्विवेलेंट पर मीटर क्यूब में ना लेकर के इक्विवेलेंट पर लीटर के टर्म में अगर हम लिखना चाहते हैं और नॉर्मलिटी इक्विवेलेंट पर लीटर में लेते हुए भी अगर लैम्डा EQ का हम SI यूनिट निकालना चाहते हैं, तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे, कप्पा साइमन पर मीटर और नीचे हो जाएगा 1000 लीटर पर मीटर क्यूब इनटू नॉर्मलिटी का हो जाएगा इक्विवेलेंट पर लीटर, इक्विवेलेंट पर लीटर। दिख रहा है आप लोग को, वहां पर देखते चलिए, सब कुछ आ गया वही चीज। चलो यहाँ पर क्या ले लेंगे हम लोग, कप्पा बाय 1000 इनटू नॉर्मलिटी साइमन मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। लैम्डा EQ का फॉर्मूला ये भी आ गया, ठीक है। तो 3 फॉर्मूला है, एक तो यहाँ पर एक फॉर्मूला हमने लिखा है, एक फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है मैंने, एक फॉर्मूला आपका यहाँ पर है, देखो 3 फॉर्मूला दिख रहा है आप लोग को। ये फॉर्मूला कप्पा इनटू 1000 बाय नॉर्मलिटी कब लिखेंगे, जब नॉर्मलिटी को हम इक्विवेलेंट पर लीटर में लेंगे और CGS सिस्टम सेंटीमीटर के टर्म में लेंगे तो। और अगर SI सिस्टम में लेना चाहते हैं तो SI सिस्टम में एक और दो फार्मूला है, SI सिस्टम में 2 फार्मूला, निर्भर करता है नॉर्मलिटी का आपने यूनिट क्या इस्तेमाल किया है। अगर नॉर्मलिटी को हम इक्विवेलेंट पर मीटर क्यूब के टर्म में इस्तेमाल करेंगे तब लैम्डा EQ का फॉर्मूला जो है कप्पा बाय n हो जाएगा। और अगर नॉर्मलिटी हम इक्विवेलेंट पर लीटर के टर्म में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पर 1000 नीचे लिखा है, कप्पा बाय 1000 इनटू नॉर्मलिटी। अब इस तीनों फॉर्मूला में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, कप्पा इनटू 1000 बाय नॉर्मलिटी, कप्पा ऊपर है नॉर्मलिटी नीचे है, यहाँ 1000 ऊपर है, यहाँ 1000 गायब है, कप्पा बाय नॉर्मलिटी था, यहाँ भी कप्पा बाय नॉर्मलिटी है। इसमें 1000 ऊपर है जबकि इसमें 1000 नीचे है, और कप्पा नॉर्मलिटी जैसे था उसी तरह केवल 1000 हट गया है। एक में 1000 है, एक में 1000 ऊपर है, यहाँ देखो एक में 1000 नहीं है, एक में 1000 नीचे है, एक में 1000 ऊपर है, एक में 1000 है ही नहीं, और एक में 1000 नीचे है। बस आपको क्या याद रखना है कि ये फॉर्मूला हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर के टर्म में, तो ऐसे लगाएंगे। एक फॉर्मूला यहाँ भी है, और यहाँ नॉर्मलिटी जब हम इक्विवेलेंट मीटर क्यूब में बैठाएंगे तब इसको लगाएंगे, और जब नॉर्मलिटी को हम इक्विवेलेंट पर लीटर में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो 1000 नीचे बैठाएंगे। दैट्स इट, क्लियर। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका जो है मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों फिनिश्ड हो चुका है। तो पीछे जो हम पिछले वीडियो और इस वीडियो में जो पढ़ाए, ठीक है, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी को हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, कप्पा उसी से दर्शाते हैं उसी को, और सबका यूनिट भी पढ़े। यहाँ भी हम मोलर कंडक्टिविटी अभी पढ़े हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पढ़े, इसका 3 फार्मूला लिखे, तीनों फार्मूला कब कब इस्तेमाल होगा आपको यही ध्यान रखना है कि कौन से फार्मूला को कब इस्तेमाल करना है, यानी गिवन डेटा जो है किस टर्म में दिया होगा उसको समझेंगे और फार्मूला पुट करके निकालेंगे। इस पर बेस्ड हमने एक DPP तैयार करके रखा है, वो DPP आपको इस वीडियो के मिलने के बाद मिलेगा। DPP क्लियर है, आ रही बात समझ में। और इस पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, यानी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। यानी पिछले वीडियो में और इस वीडियो में जो हमने पढ़ाया इस सभी पर बेस्ड हम आपको एक न्यूमेरिकल का अलग से क्लास दे देंगे, और उसके बाद DPP आप बनाइएगा तो आपका DPP क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तब तक के लिए आप इस चीज़ को अच्छे ढंग से रूम पर बैठ करके स्टडी करिए। मैं हर वीडियो में आपको इस चीज़ को सजेस्ट करता हूँ कि कोई भी बच्चे अगर बीच में से कहीं से वीडियो देखना शुरू करेंगे, अभी तक शायद मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 20 या 21 वीडियो से ज़्यादा ही वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। और देखते हैं पूरे चैप्टर में कितना वीडियो आपको मिलता है, कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये तो खुद पर निर्भर करता है ना कि हम किसी चैप्टर को कितना इंपॉर्टेंस मानते हैं, उस चैप्टर का हम कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। ये तो डिपेंड करता है आप पर कि आप कितना रूम पर बैठ के स्टडी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे, अभी हमको पता है कि बहुत सारे बच्चे रूम पर बैठ कर अभी भी नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। 11th वाले तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं, जो 10th से 11th में गए, जो बहुत सिंसियर बच्चे, खूब अच्छे बच्चे वो पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अभी तक बच्चे चलो एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। और देख ही रहे हैं क्या सिस्टम है,
और जैसा कि मैंने आज अखबार में देखा था, आज ही अखबार में दिया है कि सरकार विचार कर, ये मैं जो कहीं से जानकारी हमें मिलती है हम आपको शेयर कर देते हैं, उसमें देखता है वेरिएशन आते रहता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, है कि नहीं। तो ऐसे समझिए कि यहाँ पर 15 जुलाई डेट डिसाइड किया गया। आप देखिए आज का अखबार में 15 जुलाई से संभवतः आपका क्लासेस कहीं शुरू करें, बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन के स्टार्ट, तो फिर हम लोग लाइव क्लास देखेंगे वहाँ पर क्लासरूम में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग घर पर बैठ करके मेहनत करिए, ठीक है। हैव अ नाइस डे, ओके। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।